जयपुर के जवार कला केंद्र की पाक्षिक नाटक योजना के तहत शुक्रवार को नमकसार नाटक का मंचन हुआ। इसमें अगरिया समुदाय के संघर्ष पीड़ा को मंच पर जाहिर किया गया। नाटक की कहानी रजनी मोरवाल ने लिखी है। विजय कुमार बंजारा ने नाट्य रूपांतरण और निर्देश कर मार्मिक कहानी को समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। नाटक के मुख्य पात्र है लीला और मंजू। दोनों के विरह नाटक की शुरुआत में जापानी डांस फ्रॉम बूतों के जरिए दर्शाया जाता है। दोनों अगरिया समुदाय से आते हैं। ये लोग अपनी गुजर बरस के लिए शारीरिक कष्ट झेलते हुए नमक बनाते हैं। आलम ये रहता है कि इन श्रमिकों के हाथ और पैर तक नमक निकालते निकालते गल जाते हैं। लीला, जिसने अपने पिता और भाई को नमक के चक्कर में काल का ग्रास बनते देखा है, वो अपने पति मोजू को भी ये काम छोड़ने को कहती है। मोजू बेबस है। साहूकार का कर्ज उसे सोने नहीं देता और पेट की आग उसे जगाए रखती है। लीला नमक मजदूरों के लिए काम करने वाले एनजीओ से जुड़ जाती है। लीला के भस्कर प्रयास भी मोजू को नमक की दुनिया से बाहर नहीं ला पाते। मोजू का शरीर भी नमक की जलन से जल जाता है। पति की मौत के बाद लीला अपने आगे का जीवन नमक मजदूरों में जागरूकता, उनके पुनर्वास और कल्याण में गुजारने को आगे बढ़ जाती है। वही नाटक की मुख्य भूमिका निभाने वाली ऋचा पालीवाल ने बताया कि नाटक में करीब 20 से 25 दिन की कड़ी मेहनत के साथ तैयार किया गया है। नाटक में योगेश परियार ने मोजू तो ऋचा पालीवाल ने लीला की भूमिका निभाई। यशेष पटेल और सुमित निठरवाल ने क्रमश प्रकार और संगीत संयोजन संभाला। आलोक वर्मा, विक्रम सिंह, शैलेंद्र ने मंच सजा व नीतू ने कॉस्ट्यूम डिजाइन की। अन्य कलाकारों में प्रांजल, नरेश, अर्जुन और प्रार्थना शामिल रहे।
जिस वक्त क्षितिज में गुम होने की तैयारी में होता है, ठीक उसी वक्त मीलों तक पसरा नमकीन रण कुछ कम कपाने लगता है। सारे रण में चमकीली झिलमिलाहट कौंधने लगती है। पूरे दिन में थकी हारी नमकीन हवाएं अब कुछ थम थम कर बहने लगती है। रोज लगभग इसी समय रति की सरकारी जीप खार के इस रेगिस्तान से गुजरती है। उसकी जीप के टायर कुछ पलों के लिए इस इलाके में ठिठक जाते हैं। सुदूर समंदर से आती खारी हवाएं उसके अंतर मन तक को नमकीन कर जाती है। अक्सर ड्यूटी अलग रखकर रति का मन नमक के इस विशालकाय भूखंड में पिघलने लगता है। यहां सदियों से नमक बनाया जाता है। नंगी आंखों से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दूर तक रक्त से सने पड़े लाल नमक पर कोई टनों भर त्वचा के छिलके बिखेर गया और जीप चलते ही उसके टायर और बॉडी से चिपक कर ये छिलके घिसटते हुए कहीं दूर तक उड़े चले जा रहे हैं। रति अपने जीवन को एक अदृश्य ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण में विलुप्त नहीं होने देना चाहती थी। उसने कहीं पढ़ा था कि ऐसे ब्लैक होल्स का पता लगाया जा सकता है यदि यदि तारों के समूह की गति पर नजर रखी जाए जो अंतरिक्ष में खाली दिखाई देने वाले कुछ विशेष हिस्सों के चक्कर लगाए। आवश्यकता है तो अवलोकन करके इस रहस्य को पूछने की, अनजाने में ही सही, पर शायद इसीलिए रवि अपना स्थानांतरण करवाकर यहाँ चली आई। वे बस तभी से यही की होकर रह गई। वो अपनी आत्मा पर शरीर के डहने से पहले ही अपनी आंखों पर काला गोगल्स लगाई जीप पे जा बैठती है। फिर अपनी खाकी वर्दी पर आए पसीने को अपने रंगीन रुमाल से पहुंचती हुई चल देती है। सामने देखती है तो शुष्क कच्ची पगडंडी पर लीला अपनी बदमाश चाल से ठुमकती हुई चली आ रही। उसकी पायलों की रुंझुन सुनकर गाड़ी चला रहा ड्राइवर भी मुस्कुराने लगता है। चलते चलते वो अचानक बन्नी घास के पीछे छुप जाती है। और उसके मुंह के सामने से जीप सर से गुजर जाती है। ખાવાનું ટેમ થઈ ગયું અને મારું મોજું મારી રાહ જોતું હશે। રોટલા લઈને જતી હતી અને ગઈ હતી। હજી પણ આવી ગઈ। તે મારું મોજું તો ભૂખો હશે। यहां से दूर दूर तक संदेशा देने के लिए शीशे के टुकड़े को धूप में चमकाकर चिपकाया जाता है ताकि दूर बैठे रिश्तेदार अपने मजदूरों तक खाना पानी लेकर पहुंच जाएं। लीला के मुख पर दूर से एक शीशे का बहुत तेज छिलका पड़ता है। उसकी आंखें मिचमिचा उठती हैं। जरूर मुझे खूब से तरफ उठा होगा वरना वो कभी धीरज नहीं होता। ए लीला, तू यहाँ क्यारी में मत आ। मोजू नहीं चाहता कि उसकी होने वाली दुल्हन नमक के खेतों में अपने हाथ पैर डाले। खाना ये? हाँ, ले। मोजू, हाँ? तो ये सब काम छोड़ दे। देख मैं सिलाई कढ़ाई का काम करती हूँ। प्याज लेके आइए। हाँ। हाँ। ले। देख मैं सिलाई कढ़ाई का काम करती हूँ। तू हर रविवार हाट में दुकान लगा लेना। पानी बोतल? हाँ। तेरे हाथ पैर के जख्म देख सूखते ही नहीं है। तो चमड़े के जूते पहनता है और उनके ऊपर प्लास्टिक की थैलियां भी चढ़ाता है। फिर भी ये घाव सारा सारा दिन घिसते रहते हैं। अरे सरकारी अस्पताल का मलहम लगा तो रहा हूँ। हाँ, तो वो मलहम मेरी जख्मों पर कोई असर नहीं करता। तो मेरी बात क्यों नहीं मानता मोजू? किंतु मोजू हर बार मुस्कुराकर लीला की बात को टाल देता है।
इसे पूछने जिन्होंने तुझे बताया। भोला भैया बता रहे थे कि आपने मेरा ब्याह पक्का कर दिया, वो भी मुझसे बिना पूछे। अरे रिश्ता बहुत अच्छा है, पड़ोस के गांव के हैं, और रिश्ता जब खुद घर चल कर आ रहा हो तो मना कैसे करती? लड़का कमाता है, वो उसका खुद का घर भी है। और करता क्या है वो? लीला, करता तो वो नमक मजदूरी ही है। मैं किसी नमक मजदूर से शादी नहीं करूंगी। यही हमारे भाग में लिखा है। आप तो जानती है मेरा सारा जीवन सिसकते सिसकते बीत जाएगा। माँ, क्या जिंदगी है नमक मजदूर की? न पीने को साफ पानी, न खाने को भर पेट अन्न, और तो और पीने का पानी भी 15-20 किलोमीटर पैदल जाकर लाना पड़ता है। इतने पैसे भी नहीं होंगे उसके पास कि एक साइकिल भी खरीद सके। लीला, यही हमारा सत्य है, और हम इसे चाह कर भी नहीं झुठला सकते। नमक मजदूर की जिंदगी नमक में मिलने के लिए ही बनी है क्या? दिन रात इस नमक के समंदर में डूबे रहो, ये भी मिलता है क्या? कुछ नहीं। माँ, भाई और पिताजी को भी इस नमक की गाल ने ले लिया, और तू मुझे भी अब इसी समंदर में फेंक रही है। तो क्या करूं मेरी बच्ची? मेरी शादी कहीं और नहीं हो सकती क्या? माँ, वो रूपा दीदी। लीला, उस रूपा की बात मत कर। दूसरे समाज में ब्याह करके चली गई। अरे उसने एक बार भी सोचा कि उसके माँ बाप कैसा जीवन जी रहे हैं? बेचारे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। कैसी हालत हो गई है उनकी। क्या तू भी यही चाहती है कि तेरी माँ की हालत भी उनकी तरह हो जाए? बस कुछ नहीं सुना मुझे। आने वाली बसंत पंचमी को तेरा ब्याह पक्का कर दिया है। जो कुछ कपड़े लत्ते लेने हैं बता देना। लीला ने लाख कोशिशें की थी ये समझाने की कि उसकी शादी किसी नमक मजदूर के साथ में ना करवाए, लेकिन उसकी मां की जिद क्या है, उसकी एक न चली। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते गए, लीला परेशान होती जा रही थी। उसके सारे सपने धराशायी हो चुके थे। गहरी उदासी में डूबी लीला बेबसी के आलम में शाम को अपने गांव के पास में स्थित नखिस्तान में चली जाती थी। तो कभी कभार वो ताड़ के वृक्षों के नीचे बैठकर विलाप करती, तो कभी गीत गुनगुनाने लगती थी। फागुन के रेखने की बहंगिया, बहंगी लचकते जाए, बहंगी लचकते जाए। फागुन के रेखने की बहंगिया, बहंगी लचकते जाए, बहंगी लचकते जाए। भेजो रे गाहे बाबा हम कापी हर से, हम कापी हर से। बिटिया से बनी बन के कहाँ पहुँचाए, सहा भी न जाए। का करूँ है, का करूँ है, का करूँ है। लीला की मां अपनी बेटी का दर्द बखूबी समझती थी, लेकिन हालात के आगे वो मजबूर थी। ताउम्र ये मजदूर सूदखोर ठेकेदारों के जाल में फंसे रहते हैं, और कर्ज का तो ये आलम है कि बस उधार लेने भर की देर है। धीरे धीरे करके शिकंजा इनके चारों तरफ कसता ही चला जाता है। जीवन भर मजदूर इन ठेकेदारों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते। बेचारे बंधुआ मजदूर सारी जिंदगी अपने पेट का चूल्हा जलाए रखने के खातिर अंतिम सांस तक लड़ते रहते हैं। बना दिया था।
पीले ओ मोरे राजा पीले पीले ओ मोरे जानी पीले पीले